जम्मू कश्मीर के त्राल से है, जहां सिमोह इलाके में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की ओर से अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। बहरहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस बीच जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। त्राल एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया गया है। और आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, किस वक्त ये एनकाउंटर हुआ और अभी क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, सोईमू त्राल इलाके का ये यहाँ पर मुठभेड़ जारी है और यहाँ फोर्सेस को हालांकि कल देर रात को ही सूचना मिली थी मिलिटेंटों के बारे में कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर फोर्सेस ने देर रात ही यहाँ पूरे इलाके को घेर लिया था। लेकिन अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन को सुबह तक रोका रखा गया और सुबह पहली किरण के साथ ही करीब 5 बजे यहाँ ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया और जहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए थे वहाँ फोर्सेस ने जब तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी तो यहाँ छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला और शुरुआती मुठभेड़ में यहाँ एक मिलिटेंट फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में मारा गया और बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ 2 मिलिटेंट मौजूद है और इलाके में अभी भी फोर्सेस द्वारा ऑपरेशन जारी रखा गया है। जी आसिफ, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और अब बात दिल्ली की, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बॉर्डर सील होने से अब लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल सरकार ने अगले 1 हफ्ते तक के लिए बॉर्डर को सील रखने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पीक आवर में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। हालांकि जिन्हें पास जारी है और जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को एंट्री मिलेगी, लेकिन कोरोना को लेकर बॉर्डर के सील होने से दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में काम करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। तो कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान पास और जरूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं उन्हें एंट्री मिलेगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों की चिंता इससे बढ़ गई है, क्योंकि पीक आवर में वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगले 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील है। तो दिल्ली एनसीआर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं दिल्ली बॉर्डर के सील होने की वजह से, क्योंकि ऑफिस आवर के टाइम में जो पीक आवर होता है उस वक्त वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगले 1 हफ्ते के लिए अब दिल्ली के बॉर्डर्स को सील करने का फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है। हालांकि इस दौरान कहा गया है कि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं, जिनके पास है, उन्हें एंट्री मिलेगी, लेकिन दिक्कतें जो तमाम है वो बनी हुई है। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, हमने देखा अलग अलग दिनों की तस्वीरें, ऑफिस आवर में जिस तरह से जाम की स्थिति वहां पर बन जाती है बॉर्डर के पास के इलाकों में, उससे निपटने की कोई तैयारी है क्या? क्योंकि अगले 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर्स दिल्ली के तो सील कर दिए गए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूं आपको कि नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा, जिला प्रशासन ने, कि जो नोएडा में वर्क करते हैं वो नोएडा में ही रहें, दिल्ली नहीं जाएं। अब जब दिल्ली सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ता तक के लिए पूरे बॉर्डर को सील रखा जाएगा, तो अब सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको तैनाती किया गया है। इससे पहले खुद दिल्ली सरकार जो है हरियाणा सरकार से ये गुहार लगा रही थी कि जो लोग दिल्ली में जॉब करते हैं उन्हें यहाँ आने दिया जाए। अब खुद दिल्ली सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि जब सब कुछ खोल दिया गया है तो क्या इस तरह के बॉर्डर सील करने से कोरोना जैसे महामारी से बचा जा सकता है? कई सवाल है। ऐसे भी लोग हमें मिले जो कि ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस में साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप ऑफिस नहीं आइएगा तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे भी लोग काफी डरे और सहमे हुए थे। तो अब ई पास जो कहा गया कि बिना पास की अनुमति नहीं होगा नोएडा या गाजियाबाद जाने के लिए, तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ऑफिस में भारी भीड़ भी देखने को मिली। साथ ही साथ आज जब दिल्ली सरकार का जब ये फैसला हो गया है तो कड़ी चुनौती है
क्योंकि लोनी बॉर्डर पहले से ही सील है, प्रशासन ने सील कर रखा था, साथ ही साथ गाजियाबाद बॉर्डर सील है। अब दिल्ली जो बॉर्डर है, यानी अगर आप गाजियाबाद से बॉर्डर से, अगर गाजीपुर बॉर्डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो दिल्ली बॉर्डर पर अलग 2 पास की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो लोगों में खासा परेशानी है, क्योंकि जो लोग रोजाना कॉल सेंटर्स में ड्यूटी करते हैं या नौकरी पेशा वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पर जा नौकरी करते हैं, क्योंकि पहले ये था कि 50% कर्मचारी को ऑफिस बुलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब है कि 100% कर्मचारी जो है ऑफिस आएंगे। तो ये सबसे अहम बात है कि कैसे इसको निपटाया जाएगा। जी पवन, सभी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जिनके पास पास है उन्हें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने लोगों का पास बनाने में टाइम कितना लग जाएगा? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि एक पास बनाने में कम से कम 20 मिनट का समय जरूर लग जाता है, क्योंकि आप आधार कार्ड से जोड़ते हैं और सारी वेरिफिकेशन आपका फिर होता है, फिर किस मार्फत से आप क्यों जाना चाहते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। सबसे पहले कि ऑफिस के लेटर पैड की भी वहां पर डिमांड होती है, तो आखिरकार कैसे प्रशासन जो है इस पर निपटेगा। और लोगों का ये भी कहना था कि जब शराब के ठेके खोले जा रहे थे राजधानी दिल्ली में, तो क्या लोगों से इस बात की राय ली गई थी? नहीं ली गई थी। तो फिर सरकार ऐसा कदम कड़ा फैसला कैसे ले सकती है कि बॉर्डर को सील कर दिया गया। आम जो लोग खासे परेशान है, हालांकि जरूरतमंद की जो चीजें हैं, जैसे दूध की सप्लाई है, सब्जी की सप्लाई है, उससे कोई जरूरत नहीं है पास का। और डॉक्टर जो है, जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए, उन्हें पास की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टरों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें खासे दिक्कतों का सामना देखने को मिलेगा। और भारी भीड़, क्योंकि अब ड्यूटी आवर 9 बजे से शुरू होती है, भारी भीड़ अब सड़कों पर देखने को मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध जताया। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया है। तो राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह फेल हो गई है। एक तरफ मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। राशन में भारी भ्रष्टाचार किया, पीने का साफ पानी तक दिल्ली के लोगों को उपलब्ध नहीं करवा रही है। 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, एक महीने में सरकार ध्वस्त हो गई। जिस तरह से अस्पतालों की दुर्दशा है, आज लोगों को का इलाज नहीं किया जा रहा, उनको कहा जा रहा होम क्वारंटीन हो जाओ। झूठ बोला गया, 30,000 बेड तैयार है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां 29 नए कंटेनमेंट जोन के साथ इसकी संख्या बढ़कर 147 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में यहां कोरोना मरीजों की संख्या में कुछ गिरावट जरूर आई। बावजूद इसके पिछले 24 घंटों में 990 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 268 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक 20,834 केस सामने आ चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 523 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में यहां 2,361 केस सामने आए, जबकि 76 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही यहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 70,013 हो गया है, जबकि मौत की संख्या बढ़कर 2,362 पर पहुंच गई है। हालांकि यहां अब तक 30,108 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 41,099 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 40 मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,319 पर पहुंच गया है। गुजरात में भी कोरोना कहर ढा रहा है। यहां 24 घंटे में 423 केस सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की जान चली गई। हालांकि 861 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। गुजरात में अब मरीजों का जो आंकड़ा है वो 17,217 हो गया है, जबकि मौत की संख्या बढ़कर 1,063 पर पहुंच गई है। गुजरात में अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 314 मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 12,494 हो गई, जबकि मौत का आंकड़ा 864 पर
पहुंच गया है। गुजरात में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का बढ़ना लगातार जारी है। 24 घंटे में 8,392 केस सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड उछाल है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 230 लोगों की जान भी चली गई। देश भर में अब तक 1,90,535 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,394 तक पहुंच गया है। हालांकि अब तक 91,819 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लिहाजा अब 93,322 एक्टिव केसेस हैं। पीएम मोदी आज भारतीय उद्योग संघ यानी सीआईआई के 125वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी उद्योग जगत को गेटिंग ग्रोथ बैक थीम पर वर्चुअल ऑनलाइन संबोधित करेंगे। लॉकडाउन के बाद उद्योग जगत धीरे धीरे अपना कामकाज शुरू कर रहा है। ऐसे समय में पीएम मोदी के संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है। इसमें वो उद्योग जगत के सामने वृद्धि दर को दोबारा हासिल करने को लेकर अपना विचार रख सकते हैं। देश पर अब निसर्ग तूफान का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में 3 जून यानी कल भारी बारिश की संभावना है। लिहाजा मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। लो लाइन एरिया के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश भी दिए गए हैं। 3 तारीख को निसर्ग चक्रवात की 120 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात में टकराने की संभावना है। इसको लेकर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्य हाई अलर्ट पर हैं। निसर्ग तूफान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठकें की। उन्होंने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। तूफान के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 10 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। तूफान को लेकर राज्य सरकार के साथ ही बीएमसी, नेवी, तटरक्षक दल सभी अलर्ट मोड पर हैं। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है। और हमारे दो सहयोगी मुंबई से इंद्रजीत सिंह और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। सबसे पहले भूपेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। मैं समझना चाहूंगी कि गुजरात के लिए ये कितना बड़ा खतरा है और कितनी तैयारी है वहां पर। देखिए, गुजरात के लिए बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि इसमें दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये तूफान निसर्ग टकरा सकता है और इसकी रफ्तार जब होगी, जब ये आएगा यहाँ पर, तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेगी। कल भी एक छोटा सा नमूना इसका देखने को मिला। कल रात को अचानक मौसम में बदलाव आया और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। शहर में कई जगह पर पेड़ भी गिरने की खबरें आई हैं। तो ये अहमदाबाद में इस तरह का असर देखा गया। तो जहां पर ये तूफान टकराएगा वहां पर माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है। डांग, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर कल बारिश हुई है। और आज जिस तरह का अंदेशा दिखाया जा रहा है उसमें तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर को साफ हिदायत दे दी गई है कि तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। 159 गांव है जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 15 टीमें जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं। 10 एनडीआरएफ की है और 5 एसडीआरएफ की है। उन तमाम टीमों को एकदम अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है। जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर उन्हें निगरानी रखने को कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो तटीय इलाकों में हो। मछुआरों को खास हिदायत दे दी गई थी, पहले ही उन्हें वापस ले लिया गया है। तमाम जो बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स, वो किनारों पर लगा दी गई हैं। तो ये इसको देखते हुए तैयारियां तो तमाम की गई हैं, लेकिन अगर तूफान टकराता है, सूरत, नवसारी, वलसाड़, ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर अलर्ट
किया गया है। इसके अलावा सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली जैसे जिले हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। अगर टकराता है तो जाहिर सी बात है काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज हवाएं और तेज बारिश होगी तो पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के जो पोल्स हैं वो गिर सकते हैं। इसके अलावा भी और ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जो तेज हवा और आंधियों के चलते होती हैं। जी भूपेंद्र बने रहे हमारे साथ। इंद्रजीत, एक तरफ महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र कोरोना के कहर से जूझ रहा है और ऐसे में अब ये तूफान भी वहां पर अपना कहर बरपाने को तैयार है। कितनी तैयारी है वहां पर तूफान को लेकर और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या अनुमान जताया जा रहा है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो 9 एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। इसके अलावा बीएमसी, कोस्ट गार्ड, सभी लोग अपनी अपनी तरह से तैयार हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 4-5 जिलों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है, इसकी संभावना है। तो कहीं न कहीं मुंबई, इसके अलावा थाने, रायगढ़ और पालघर, ये सब अलर्ट पे है। 9 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, जिसमें से 3 टीमें सिर्फ मुंबई में लगाई गई हैं और बीएमसी ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। सरकार ने लोगों को हिदायत दी है कि इस बीच समुद्र के किनारे न जाएं। अगर मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में बादल छाए हुए हैं। हालांकि मानसून अभी यहाँ पर 4 और 5 तारीख को आने वाला था, लेकिन आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तूफान का खतरा बना हुआ है। कल शाम तक, कल 3 बजे, कल जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शाम हरिहरेश्वर में तूफान के टकराने की संभावना है और उसके आसपास में ज्यादा अलर्ट रहने की कितने इलाके इससे प्रभावित होंगे और जो वहां पर लोग हैं उन्हें कब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे पालघर का इलाका है वहाँ पे एनडीआरएफ तैनात किया गया है। इसके अलावा बसई, जो भी कोस्टल इलाके हैं वहाँ से लोगों को, जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको कहा गया है कि वो ऊपरी इलाके में आए। और ये संभावना जताई जा रही है कि कल करीब करीब शाम को 7-8 बजे हरिहरेश्वर के करीब ये तूफान टकरा सकता है। तो जो उसका असर होगा मुंबई में होगा, पालघर में होगा, बसई बिरार में होगा, इसके अलावा रायगढ़ में होगा। तो इन इलाकों में, निचले इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी गई है, समुद्री किनारों में नहीं जाने की हिदायत दी गई है और इन इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। और बीएमसी ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस दौरान कोई भी मछुआरा समुद्र में न जाए और जितने भी मछुआरे हैं उनको समुद्र में से बुला लिया गया है और किसी को भी 5 तारीख तक समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। जी इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। ग्राहकों को 1 किलो सीएनजी के लिए 43 रुपए चुकाने होंगे। इसी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की दर में बदलाव किया गया है। दिल्ली में फिलहाल सीएनजी का रेट 42 रुपए प्रति किलो है, जिसमें बदलाव करते हुए 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की दर में बदलाव किया गया है। इन जगहों पर सीएनजी अब 47 रुपए 75 पैसे किलो की जगह 48 रुपए 75 पैसे रुपए के हिसाब से मिलेगी। तो सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है।